देखिए हमने विजयनगर किंगडम क्रॉनिकल से फिनिश कर दिया है। आज हमें बहमनी किंगडम क्रॉनिकल से फिनिश करना है। स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम हुआ करता था, इसी टाइम पर डिसरप्शंस क्रिएट हुए कंट्री लेवल पर, और डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट किंगडम्स क्रिएट हुई जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम एंड हो रहा था। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक नई पोस्ट और पोजीशन नजर आती है, जिसे कहते हैं अमीर, अमीर ए सदा, अमीर सदा या सदा अमीर, अमीर सदा या सदा अमीर। ये कौन हुआ करता था? ये मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये जो मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, इनके द्वारा विद द पैसेज ऑफ टाइम तीन चार चीजें एकोमुलेट कर ली गई, क्योंकि इनको राइट हुआ करता था कि आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, इनको राइट हुआ करता था कि आप कॉन्टिजेंट मेंटेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर या तो आर्मी लिखा करें या कुछ भी, क्योंकि प्योर आर्मी नहीं होती थी उन दिनों में, मर्सनरीज भी रहते थे। तो कॉन्टिजेंट आप मेंटेन करेंगे, और इन्हीं को कहा जाता था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी हैंडल करना है। तो जब आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री गवर्नर्स को दी हुई है, कॉन्टिजेंट उनके पास है, कलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही तीन चीजें आधार बनती हैं पावर का। तो जब एनर्मस पावर गेन कर ली जाती थी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सेंट्रल रूलर वीक हुआ, तो ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा देते थे। और इसी प्रोसेस में सबसे पहले जो पर्सन है, तो गुजरात के अमीर सदा जो हुआ करते थे, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले मुहिम शुरू की। इन्होंने सबसे पहले रिवॉल्ट किया। इनके रिवॉल्ट को देखते देखते ही इनके बगल में ही दौलताबाद का इलाका है, तो दौलताबाद के गवर्नर ने भी, उस समय के अमीर सदा ने भी रिवॉल्ट कर लिया। तो जितने भी मिलिट्री पर्सोनल है, उन सभी ने रिवॉल्ट करके वहां पे इस्माइल नाम के पर्सन को पोजीशन पर बिठाया। ये दौलताबाद की कहानी है। दौलताबाद बने की आने वाले समय में अभी बनेगा बाहमनी किंगडम। लेकिन किसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने गुजरात को सप्रेस कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन दौलताबाद में जितने भी मिलिट्री पर्सोनल्स थे, उनकी फाइट को वो झेल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इस्माइल के द्वारा मौके को भांपते हुए एक बहुत ही एबलेस्ट मिलिट्री जर्नल जफर खान को पोजीशन दे दी गई, और जफर खान को बोला कि आप लीडर हैं, आप लीड करिए, और आप ही को इंडिपेंडेंट अमीर सदा कंसिडर करके हम आगे फर्दर रूलर कंसिडर करेंगे। ये जफर खान ने बहुत ही क्रशिंग क्रशिंग डिफीट दी उस समय में रॉयल आर्मी को, और अल्टीमेटली इसी जफर खान को कहा जाता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो जफर खान ने इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट कर दी दौलताबाद में। यह है बहमनी किंगडम। इसे बहमनी क्यों कहते हैं और बाकी रीजंस अब इस बुक में नहीं है, तो वो आपको पहले बता दिए हैं। ईरान का लेजेंडरी हीरो, इसका ब्राह्मण पैटर्न। तो अब मैं वो कहानी अब नहीं रिपीट करूंगा ना, अब मुद्दे की बात करते हैं, जो करने वाली बातें हैं। ठीक है, अब ये नहीं, जफर खान पहले नहीं क्लियर था, आमिर सदा क्लियर हो गया, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर। तो सारी कहानी अब वाणी की तरह क्लियर होगी आज। ये जितने मैंने अभी बताया ना, अब ये सारे एमसीक्यू हैं, इसके बिना नहीं होने थे। क्योंकि आमिर सदा सैकड़ों बार पूछा गया, ये कौन होता था? मिलिट्री कमांडर होता था। क्योंकि हिस्ट्री बदलने वाला है ये, डेक्कन की किंगडम्स बनाने वाले हैं ये। और आज जो आप अपनी कंट्री में इस्लाम फॉलो करते हो ना, ये दिल्ली सल्तनत रूलरों वाला इस्लाम नहीं है, ये दक्कन में पैदा हुआ इस्लाम है, फ्यूजन ऑफ द कल्चर वाला। हिंदी मुस्लिम फ्यूजन जो होता है वो डेक्कन में हुआ है मेन, क्योंकि डेक्कन क्रॉस रोड पे था नॉर्थ से साउथ के, इसलिए मैक्सिमम फ्यूजन का स्कोप वहां पर था। क्योंकि नॉर्थ तो हिंदुआइज, तो मतलब हिंदुआइज, और मुस्लिमाइज तो मतलब इस्लामाइज, जब वो होता है तो पूरा ही होता है। जहां पे क्रॉस रोड, जहां पे आने जाने का रास्ता रहेगा, जो ट्रांजिट में रहेगा, फ्यूजन ऑफ द कल्चर वहां पे होता है मेनली। इस बात को याद रखना। तो उर्दू की भी पहली भाषा, जो जो प्रोटो उर्दू कहते हैं, इस भाषा को कहा जाता है दक्खनी। आपको आएगा दक्खनी कौन सी भाषा? इट इज अ प्रोटो उर्दू लैंग्वेज। आई बात समझ में? इसलिए देना, साउथ जाते हो वहां की अजीब सी हैदराबादी भाषा, अजीब सी है ना, क्या मैडम ऐसा करके करते रहते हो कुछ कुछ। तो इस तरह की लैंग्वेजेस है वहां की। जो भी है वह है वहीं पे। आगे बढ़ते हैं। और डेट्स का कंफ्यूजन रहेगा आपको, तो टेंशन मत लेना। इसमें अब जैसे आपने पढ़ा है कि 1346 में पोजीशन पे आते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और एक इंडिपेंडेंट बहमनी किंगडम कार्व आउट करते हैं ना। अब इसमें एक पैराग्राफ में लिखा गया है कि 1356 में यही जफर खान जो है,
ये बहमन शाह बन करके इंडिपेंडेंट किंगडम की नींव रख देगा। लेकिन जब आप फिर इसी को पढ़ने जाएंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को, तो इसका टाइम पीरियड बताया जाएगा 1346 से 1358 तक। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ऐसा मान लेना कि जब भी विद्रोह हुआ था मेनली तभी इस्माइल चुना गया होगा, और इमीडिएटली फिर उसने इसको चुन दिया है। तो फिर इसने जब भी खुद को लेजिटिमेट रूलर डिक्लेयर किया है वो पीरियड 1357 होगा। बट एक इंडिपेंडेंट बामनी किंगडम जो खुद को ब्रेक कर चुकी है मोहम्मद बिन तुगलक से, उसकी स्थापना 1346 में ही हो गई है, और इसका पीरियड 1346 से 1358 तक है। इस बात को याद रखना है। क्लियर है जी बात? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? तो चलिए अब हम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय में ही एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुका था बाहमनी रूलर का। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले इन्होंने कौन सी चीजें जीती, तो देखिए दक्कन में भी कंधार है, एक तो काबुल कंधार अफगानिस्तान में, तो डेक्कन में भी है। तो सबसे पहले फेमस एरिया है यहाँ, वहां पर खेती होती है पोमेग्रेनेट की। तो कंधार इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। कोटगिरी हुआ करता था मेन इलाका, इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो कंधार, कोटगिरी और आसपास के और एक दो इलाके इन्होंने अपने कंट्रोल में लिए, ये मेन बात है। सेकंड एस्पेक्ट, इन्होंने विजयनगर के साथ भी राइवलरी ली, क्योंकि इन्होंने उस समय में रायचूर के दोआब को कंट्रोल किया। ये सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट, उस समय में कपाया नायक, इसका नाम अब मत भूलना, कपाया नायक। ये कपाया नायक नाम का रूलर हुआ करता था वारंगल का, मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो तेलंगाना का, तेलंगाना वारंगल के आपने पढ़े हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट रूलर थे। तो ये है कपाया नायक रूलर तेलंगाना का। ओके जी। ये कपाया नायक नाम के रूलर के साथ इसकी बैटल रहती थी, इसको इसने कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अभी इसके किंगडम को हराया नहीं था, इसको कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। अनदर एस्पेक्ट अगर देखें तो इसने रिबेल भी दबाए हैं। उस समय में रेड्डीज हुआ करते थे, तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो पोच्छा रेड्डीज, पोच्छा रेड्डी कहा जाता है ना, पोच्छा रेड्डियों के रिबेल को सप्रेस किया। और सागर नाम की जगह आप जानते हैं जहां से गुरशार्प दौड़ा था नीचे, तो सागर नाम की जगह पर वहां पर बंदा हुआ करता था मोहम्मद, या मोहम्मद, तो मोहम्मद का नाम बड़े अजीब लिखा है, महमूद, मुहम्मूद लिखा है, MUHAMUD, महमूद। ठीक है, तो या तो महमूद हो तो या मोहम्मद हो, तो आप मोहम्मद याद रखना, मोहम्मद आलम, मोहम्मद आलम नाम का पर्सन था सागर का, इसने उसका रिबेल दबाया। सेकंड इसके बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसने दाभोल और कहीं ना कहीं गोवा का पोर्ट भी अपने कंट्रोल में लिया। तो देखिए दाभोल और गोवा इंपॉर्टेंट एरियाज के नाम पे आ गए। विजयनगर से रायचूर ये ले गया है। उसके बाद वारंगल और रेड्डियों को इसने कंट्रोल कर लिया है। आसपास के छोटे छोटे इलाके जैसे कंधार है, कोटगिरी है, और यहाँ पर लिख लो बेराड़, इस तरह के इलाके ये कंट्रोल में ले गया है। तो एक्सपेंशनिस्ट है काफी स्ट्रांग। क्लियर है बात? ये पहला फैक्टर इसके बारे में। सेकंड इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है वो ये है, इसको खलीफा के से सरोपा भेंट मिला हुआ था। अब ध्यान से सुनिए बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है और आगे भी आएगा। क्या है क्वेश्चन? अब एक तरफ दिल्ली में उत्तर में मुस्लिम सुल्तान हैं, अब मैं करूं कंटिन्यू? अब देखिए, एक तरफ जब दिल्ली में नॉर्थ में सुल्तान एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में पैरेलली एक और मुस्लिम पावर कंट्री में एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती है। जब ऑलरेडी एक मुस्लिम रूलर नॉर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर दूसरे मुस्लिम रूलर कंट्री में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? लेकिन कर सकते हैं अगर उन्हें समर्थन मिल जाए इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर खलीफा का। इस समय तक जो खलीफा है ना, अब आप ध्यान से याद रखिएगा कि जो नॉर्थ अफ्रीका रीजन है ना पूरा, जहाँ पे मोरक्को है, तुनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, ये इजिप्ट, ये नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में जो खलीफे पहचाने जाते हैं जिनकी सीट इजिप्ट में है, इजिप्ट के खलीफा, इन्हें कहते हैं फातिमिद खलीफा। फातिमिद खलीफा। जैसे दिल्ली के शुरुआती सुल्तानों को अब्बासिद खलीफाओं का समर्थन था, दक्कन के सुल्तानों को इन फातिमिद खलीफाओं का समर्थन था। इन्होंने उनसे सरोपा ले लिया था। तो आपको ये बात याद रखनी है
कि अलाउद्दीन बहमन शाह को फातिमिद खलीफा से समर्थन मिला था और इन्होंने उससे रॉब ऑफ ऑनर लिया था। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, इसको टाइटल मिला हुआ है सिकंदर टू का, यानी कि इसने अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी मिंट की है और उस पर ये खुद को सिकंदर टू मेंशन करते पाया गया है। अगर हम दिल्ली सुल्तानों की बात करें तो सिकंदर टू वहां पे कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर सानी, है ना, और तो कोई सिकंदर हुआ ही नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो अलाउद्दीन पे नहीं बनेगा, क्वेश्चन इस पे आता है क्योंकि अलाउद्दीन बहुत फेमस है। इस पे आता है हसन बहमन शाह पे, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह पे, ये है सिकंदर टू, इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सिकंदर टू का। तीसरी इसकी पॉलिसी क्या है? अब आप देखिए, आप साउथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे में आप जनता के ज्यादा क्लोज होंगे तभी जनता जो नेशनल रूलर है उसे डिनाई करके आपको एक्सेप्ट करेगी। तो ये जो पर्सन था इसने काफी टॉलरेंट पॉलिसी यूटिलाइज की और अपने ऑफिसर्स को सख्त हिदायत थी कि आप किसी वे में जनता के ऊपर एट्रोसिटी नहीं करोगे। इस पॉलिसी के तहत इसने जनता से जजिया लेना मना किया था। तो देखिए, इसी कारण से दक्कन के शासकों के, बाहमनियों के अधीन फ्यूजन ऑफ द कल्चर बहुत हुआ है। और आपने देखा कि इन्हीं लोगों ने अपने शासन में बहुत सारे हिंदुओं को इंडक्ट किया। फिरोज बहमन शाह की पॉलिसी आप जानते हो कि हिंदू बहुत हाई लेवल पर इंडक्ट हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये सारे कारण रहे कि आम जनमानस का एक समर्थन चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम इस समय के जो डेक्कन में थे तो देवर कन्वर्टेड मुस्लिम, कन्वर्टेड ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम्स, जिनको हम आने वाले समय में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानेंगे। कुछ हैं जो ब्राह्मण कैटेगरी के इस्लाम में चले गए हैं, दक्कनी ब्राह्मण भी कह देंगे आप, जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों से जाना जाता है इसने जजिया टैक्स को खत्म किया, क्योंकि टॉलरेंट एटीट्यूड रखता था, इसे आम जनमानस का समर्थन चाहिए था, तो ये रिलीजियसली टॉलरेंट था एक एस्पेक्ट पे। ये खलीफा को एक्सेप्ट करता था और उसकी पैट्रोनेज को सपोर्ट करता था, इसने उससे रॉब ऑफ ऑनर लिया। इसने खुद को सिकंदर टू कहा है, मतलब इसका मतलब ये काफी एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड रखता था, अपने आसपास के इलाकों को जीतता था। इसी वजह से इसने अपनी किंगडम को 4 एरिया में बांटा हुआ था। इसके 4 एरिया कौन हुआ करते थे? अगर आप देखें तो दौलताबाद, गुलबर्गा, बीदर, बेराड़। तो दौलताबाद, गुलबर्गा, बीदर और बेराड़ के इलाकों में इसने खुद को डिवाइड कर रखा था और इसने बहमनी किंगडम के लिए सीट ऑफ कैपिटल एस्टेब्लिश करी है गुलबर्गा। आपको क्वेश्चन पूछा है गुलबर्गा राजधानी किसने बनाई है? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसकी? बहमनियों की। और अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा गुलबर्गा आज किधर है, चुप करके आंसर करना, कर्नाटक में। गुलबर्गा किधर है? बहमनी किंगडम मतलब कर्नाटक, मेजोरिटी। और बहमनियों के बाद मेजोरिटी ऑफ द कर्नाटका का एरिया कौन ले जाएगा? बीजापुर। बीजापुर, बीजापुर के बनाए हुए सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह कहाँ है? कर्नाटक में। जैसे गोल गुम्बज, ये सब कहाँ है? कर्नाटका में। आ गया समझ में? ये सब याद रखना, गुलबर्गा मस्जिद को ये भी बताने वाला हूं मैं, इन सब चीजों को याद में रखना। ओके, क्लियर एस्पेक्ट? इससे ज्यादा अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में अब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, इतना ही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूलर पे, इनका नाम है, आपने पढ़ा था कि बुक्का वन के समय में 2 शासक हुआ करते थे, मोहम्मद एंड मुजाहिद। अब मोहम्मद एंड मुजाहिद के बारे में पढ़ लो कि ये 2 क्या हुआ करते थे। पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद वन के बारे में। 1358 से लेकर के 1377 तक इनका शासनकाल रहेगा, यानी कि लगभग लगभग 1377 तक। उधर से अगर हम विजयनगर से देखें तो किस शासक का रूल हुआ करता था? 1377 तक बुक्का वन का। तो ये बुक्का कंटेम्परेरी हुआ ना, तो इसका नाम है मोहम्मद वन। अब इसके समय तक किंगडम एस्टेब्लिश हो चुकी है बहमनियों की, तो इसकी जिम्मेदारी पे क्या आ जाता है? किंगडम को मैनेज करना। तो अब ये किंगडम को मैनेज करेगा। मैनेजमेंट किस तरह से होगी समझिए। सबसे पहले ये अपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करेगा। ये 8 मंत्रियों की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा और ये अपनी प्रोविंसेस को मैनेज, गर्मी लग रही है ना, ये अपनी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए थोड़ा एक लिमिटेड सेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट करेगा। 100% डिसेंट्रलाइज तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सारे मिलिट्री स्टेट्स हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन ये करेगा। ये पहली एक्टिविटी। तो इसने स्टेबिलिटी इंस्टॉल की है और ये एक लेवल आगे बढ़ा है पिछले बारे से। वो सिर्फ किंगडम एस्टेब्लिश करने में यकीन नहीं रख रहा, ये उसको स्टेबल और आगे रेगुलेट करने में भी यकीन रख रहा। बस 1 मिनट है। तो
मुजाहिद मोहम्मद वन के बारे में मैंने ये सारी एक्टिविटीज बताई। अब हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करने में जो नेक्स्ट कदम उठाया प्रोविंस और काउंसिल के अलावा, वो था जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे पर्सनल, इनको इन्होंने उनको 5 टुकड़ियां या 5 सेल में मेंटेन किया। इन्हें नौबत कहा जाता था, नौबत। तो कभी कहते हैं ना कि जब कभी ऐसी नौबत आई तो तब मैं, तो जो एकदम नौबत पे ही खड़े हैं कि उस सुल्तान पे कोई नौबत नहीं आनी चाहिए, तो वो है पर्सनल बॉडीगार्ड। कहते ना, चाहे कुछ हो जाए तुम पे मैं कोई नौबत नहीं आने दूंगा, जिस दिन तुम पे नौबत आ जाएगी उस दिन मैं देख लूंगा तो नौबत है। जो नौबत को मेंटेन करते हैं ये कौन है? बॉडीगार्ड्स। तो नौबत इज इक्वल टू बॉडीगार्ड। उस दिन कई सारे मीनिंग में सोच लेना, नौबत मैंने सिचुएशन, मतलब कि परिस्थितियां है, बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड्स को ऑर्गेनाइज किया 5 नौबत के अंदर, ये इनकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इस पर्सन को एकदम जबरदस्त तरीके से अब आपको याद रखना है, और वो याद रखने का रीजन क्या है? ये पर्सन जाने गए हैं उस समय में जो गुलबर्गा है उसमें एक मस्जिद बनाने के लिए, ठीक है। और आज अगर आप विजिट करते हैं गुलबर्गा में तो आपको मिलती है गुलबर्गा की जामा मस्जिद। ये गुलबर्गा की जामा मस्जिद मोहम्मद वन के समय में बनी हुई है, और ये बहमनी रूलर है। एग्जैक्ट पीरियड है इस मस्जिद के कंप्लीट होने का 1367। इस मस्जिद को बनाया गया था कमेमोरेट करने के लिए, खुशी मनाने के लिए, क्योंकि गुलबर्गा को बनाया कैपिटल इस वजह से। और ये जामा मस्जिद पूरे भारत में एकमात्र ऐसी जामा मस्जिद है जिसमें ओपन कोर्टयार्ड नहीं है। अदरवाइज भारत की हर मस्जिद में एक ओपन कोर्टयार्ड है, इसमें ओपन कोर्टयार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस लेवल, ये किनको मानते हैं? ये मानते हैं फातिमिद खलीफा को। उनका रूल कहाँ है? पूरे नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में क्या आता? मोरक्को। मोरक्को में इस्लाम फैलने के बाद लोग गए स्पेन। स्पेन में जाके वहां से ली कैथेड्रल इंस्पिरेशंस, चर्च बनाने वाली। उसके बेसिस पे बनाई इन्होंने नए नए मस्जिदें। जो मस्जिदें कहाँ खड़ी है? स्पेन में। तो स्पेन को रिप्रेजेंट करने वाली इंडिया में मस्जिदें कहाँ पाई जाती हैं? डेक्कन में। इनको क्या कहते हैं? स्पेनिश आर्किटेक्ट्स ने बनाई। तो स्पेनिश आर्किटेक्ट बुलाया गया, उसने मस्जिद बनाई। तो इसकी क्या खासियत है? इसमें आपको सेंट्रल ओपन कोर्टयार्ड नहीं मिलेगा, उसकी जगह छोटे छोटे 63 डोम है, ऐसे छत है एक, जैसे टेंट नहीं लगा देते बड़ा सा, ऐसी छत है। अब आप कहेंगे खूब अंधेरा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको जिसकी बाउंड्री वॉल मिलेगी वो अदर मस्जिदों की तरह बाउंड्री वॉल पूरी कवर्ड और उस पर मीनारें खड़ी रहती है ना, वैसा नहीं। एक भारत की एकमात्र मस्जिद जिसमें एक सिंगल मीनार नहीं है, नो मीनारे एट ऑल। क्योंकि जो आउटर वॉल्स हैं उनको फुली ब्रिक से कवर नहीं किया जाता, वो पूरी की पूरी फेकेडल है। उनमें पूरी पूरी क्या है? आर्चेस, ताकि उन आर्चेस से लाइट आएगी। क्योंकि जो कोर्टयार्ड होता है ओपन, उसका पर्पस क्या होता है? ओपन कोर्टयार्ड के बगल में देखना एक प्रदक्षिणा पथ होता है, गैलरी। दरबार साहब देखा है, उसमें देखना नीचे नीचे एक गैलरी है। तो ओपन कोर्टयार्ड है तो इसकी वजह से उन गैलरी में लाइट आती है ना, तो गैलरी में लाइट का सोर्स होता है ओपन कोर्टयार्ड। अब आपने ओपन कोर्टयार्ड नहीं छोड़ा तो मस्जिद में लाइट कहां से आएगी? आउटर वॉल्स, क्योंकि आउटर वॉल्स क्या है? आर्केड, 100% आर्केड। तो चारों तरफा से ये क्या है? ओनली आर्केड। ऐसा कहाँ दिखते हैं? यूरोपियन कैथेड्रल्स। जब आप वो चर्चेज देखते हैं बाहर से सिर्फ ऐसे ऐसे ही दिखते हैं ना, जबरदस्त एकदम मस्त, तो ये वैसी है। इसमें आपको वेस्ट डायरेक्शन में एक बड़ा सा डोम दिखता है। इसका गेटवे एंट्रेंस नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसकी एक्सटेंसिव आर्केड एक्सटर्नल वॉल इसको लाइट प्रोवाइड करती है। ये साउथ एशिया की एकमात्र, भारत की नहीं पूरे साउथ एशिया की एकमात्र ऐसी एक मस्जिद जिसका आर्किटेक्चर साउथ एशिया की सभी मस्जिदों से अलग है, कंप्लीटली यूनिक। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे इनका अलग से। तो मैंने अभी यहाँ पे आया था तो मैंने इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन साथ के साथ ही आपको दे दी। आई बात समझ में? तो बस इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक लाइन आती है कि इनकी जब भी जो मदर हुआ करती थी वो मऊआ नाम की जगह पे गई है। मऊआ यहाँ पर या तो मिसप्रिंट है मक्का से, हाँ तो महुआ मैंने मक्का होना चाहिए, या महुआ काफी मैंने वर्कआउट किया लेकिन महुआ शो हो रहा है अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका के कीनिया में। और एक तो ऐसी जगह है जहां पर मुस्लिम रूल बन नहीं रहा, जहां पे बात बन नहीं रही, तो महुआ इनसे मिसप्रिंट हो गया है मक्का। क्योंकि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब इनकी मदर ने महुआ विजिट किया फॉर रिलीजियस पर्पस, तो लगे हाथ इन्होंने उनके माध्यम से बोला कि खलीफा से सरोपा भी ले आना मेरे लिए। तो इन्होंने उस माध्यम से खलीफा, तो मक्का ही है यहाँ पर।
है ना, मक्का यात्रा मानी गई है, ठीक है। महुआ नहीं हो सकता, क्योंकि महुआ या तो साउथ अमेरिकन सिटी है एक दो, या फिर अफ्रीका में एक दो सिटीज है जहां पर मुस्लिम रूल नहीं फैला था। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, तो ये इसलिए महुआ नहीं, मक्का ही है ये एक तरह से। तो वहां से इन्होंने बोला कि आप मेरे लिए ये सब ले आना जो मैंने आपको अभी बताया है। तो इनके बारे में बस इसी तरह की चीजें, मस्जिद आपको, ठीक है। मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद वन, टाइम पीरियड इसका 1357 से, वेरी नाइस, 1375, वेरी गुड। टाइम पे फोकस किया करो, ठीक है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको मैंने बताया था कि तेलंगाना का कपाया नायक, उसकी फाइट रहा करती थी किसके साथ, बहमनीज के साथ, और अलाउद्दीन बहमन शाह ने उसको कंट्रोल किया था। तो उसी तेलंगाना के कपाया नायक के ऊपर, अब 2 मिनट के लिए ब्रेक लो और कुछ समझो, रिकॉर्डिंग से नहीं, आप अपने माइंड में ब्रेक लो। जब हम पहले चैप्टर पढ़ रहे थे सतीश चंद्र की बुक से विजयनगर और बहमनी का, हमने ये पढ़ा था कि जब हरिहर 2 गद्दी पर आएगा, उससे जस्ट पहले ही वारंगल ने, जबकि साथ दिया था बहमनी का दिल्ली सुल्तानों के अगेंस्ट, फिर भी बहमनियों ने वारंगल पर आक्रमण करके उसका गोलकुंडा तक का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया, और वारंगल को एक लेटर दिया कि अब हम तुम पर दोबारा कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इस वजह से वारंगल के साथ इनके बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध बने, और वारंगल ने इन्हें पर्ल्स लगा हुआ एक थ्रोन भी दिया। ये पढ़ाया था ना। चलो अब उस पे नाम मेंशन कर देते हैं। तो जिसके समय में यह आक्रमण हुआ है, ये रूलर है बहमनों का, कौन, मोहम्मद वन, मोहम्मद वन। और मोहम्मद वन के समय में जब आक्रमण वारंगल पे हुआ, तो वारंगल में शासक कौन है, कपाया नायक, ठीक है। अब कपाया नायक इस युद्ध में हारा गया है, और कपाया नायक ने दिया है तख्ते फिरोज, तख्ते फिरोज, ठीक है। ये तख्ते फिरोज इतिहास का उतना ही इंपॉर्टेंट तख्त है जितना कोहिनूर हीरा है। ये दोनों आगे जाके समझ आ जाएंगे। और कोहिनूर हीरा भी कहां से गया था, वरंगल से ही। ओके जी। तो वरंगल जगह है दो इंपॉर्टेंट चीजों की, आगे आके समझ आएगा। तो तख्ते फिरोज भेंट में दिया गया था, इसको अब इंपॉर्टेंस रखना आगे। और अभी यहाँ पे जो आगे मैं शुरू करना चाहूंगा, ये करेक्शन है, 2 रूलर्स इंटरचेंज हुए हैं, उनको करेक्ट करते हैं। मोहम्मद वन के बाद 1375 से 1378 तक गद्दी पर आएगा मुजाहिद वन। मुजाहिद वन के बारे में इंपॉर्टेंट बात है क्या है, अब ध्यान से सुनो। जिसने भी सतीश चंद्र पढ़ ली है, उसके बाद विजयनगर, जब आपने विजयनगर पढ़ी थी, तो अब आप ध्यान से देखिए कि बुक्का के साथ बैटल फाइट होती है बहमनियों की, और बुक्का किसी न किसी वे में जो आर्मी है बहमनियों की, उनमें एक इंटरप्ले प्ले करता है। आपने पढ़ा होगा ये लाइन, लेकिन आपको उतनी समझ नहीं आई होंगी। वो इंटरप्ले में वो ये कहता है कि पहले आर्मी में कैओस हुआ, तो दौड़ खान के नाम के बंदे ने मोहम्मद वन को, मुजाहिद वन को मार दिया, और फिर थोड़े ही समय में दौड़ खान भी खुद मारा गया। ऐसा पढ़ा आपने उन नोट्स में, क्लियर है ना। तो अब आप पढ़ना घर जाके, अब आप ध्यान देना, वो लाइन यहाँ पे क्लियर होती है। 1375 से 1378 डन। अभी भी विजयनगर में रूलर कौन है, बुक्का, और लेकिन बहमनियों में रूलर रिप्लेस हो गया, मोहम्मद वन की जगह कौन आ गया, मुजाहिद। और इसके समय में आक्रमण होगा कहां पर, रायचूर के द्वार पर। और रायचूर के द्वार पर यह आक्रमण जो है बुक्का के ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन बुक्का ने किसी तरह से इनकी सेना के बीच में डिसेंशन क्रिएट कर लिए, और जो जर्नैल था दौड़ खान, उसको अपने साथ रला लिया, क्योंकि इनको नियर बाई एक दूसरी किंगडम के साथ बैटल में थोड़ा नुकसान हुआ था। इनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया था उस समय बुक्का ने। इस डिसेंशन क्रिएट करने की वजह से दौड़ खान के द्वारा ये जो मुजाहिद वन है, इसको खत्म करके गद्दी ले ली गई, क्योंकि ये लालच बुक्का ने उसको दिया था कि तुम्हें गद्दी दिलवाऊंगा मैं। तो उसने गद्दी ले ली, लेकिन ये दौड़ खान गद्दी पर टिक नहीं पाया ज्यादा समय तक। इसे भी गद्दी छोड़नी पाई, क्योंकि इसे भी गद्दी से उतार दिया गया, क्योंकि शासक जो है, जो रॉयल लीनियज है और जो नोबिलिटी है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसके पीरियड में, मुजाहिद वन के पीरियड में, ये बात इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये इस तरह से मारा जाएगा, और फिर दौड़ खान है तो दौड़ खान भी मारा जाएगा, दोनों का ही खात्मा हो जाएगा। फिर गद्दी पर आएगा मोहम्मद टू। ये है 1378 से
1397 तक, क्योंकि 1397 में गद्दी पे आ जाएगा फिरोज बहमन शाह और वो रहेगा 1422 तक। आई बात समझ में? तो अब वो तो हमने रिकॉर्डिंग वाला पैच ही सारा निकाल दिया ना। अब इसके समय में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, वो सुनो। ये जो मोहम्मद टू हुआ करता था ये रिलीजियस था और बहुत पीएस हुआ करता था। अब जब हम क्रॉनिकल्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज हमेशा कंफ्यूज करेगी। एक तो महमूद गवाह के समय में नहीं पता चलेगा कि वो प्रधानमंत्री किस किस के टाइम में है ना? तो उसका मैं क्लियर कट आंसर दूंगा कि हुमायूं के समय में प्रधानमंत्री है, ठीक है। इसी तरह से एक पर्सन जो मैंने अभी ईरानियन पोएट बताया हाफिज, उसका क्लियर नहीं होगा कि उसे किस किसने बुलाया। अब जब आप मुजाहिद पढ़ेंगे तो उसने भी हाफिज को बुलाया जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन अगर जब आप मोहम्मद पढ़ेंगे तो इसने भी हाफिज को बुलाया। दोनों के ही बारे में ये बात सेम लिख दी गई। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात आएगी कि ये डेक्कनी कल्चर, डेक्कन को कल्चरल सेंटर बनाना चाहते थे और इसी कवायद में रीजन एंड असर्शन वाला इन्होंने ईरानियन पोएट्स को बुलाया लाइक हाफिज। तो ये बहमनियों के केस में करेक्ट है। इंडिपेंडेंट रूलर के लेवल पे आपको लेने की जरूरत नहीं, और इंडिपेंडेंट रूलर के लेवल पर अगर आए तो आप दोनों ही रूलर को नाम याद रखिए। जब ऑप्शन आएगा तो आएगा एक का, आप दोनों ही रूलर का नाम याद रखिए। जब ऑप्शन आएगा तो नाम किसका आएगा? एक का ही, या मुजाहिद का आएगा या मोहम्मद टू का आएगा। आपके सामने एक ही ऑप्शन होगा इन दोनों में से। आप अगर उसमें मुजाहिद गिवन है आप मुजाहिद करना, अगर मोहम्मद टू गिवन है तो आप मोहम्मद टू करना, ठीक है। तो ये मोहम्मद टू जो है ये पीएस था, पीस लवर था। इसने भी हाफिज को प्रेजेंस भेजे कि आप आइए। ये जो है इसको पर्टिकुलरली मार दिया गया है इसकी सिस्टर के द्वारा, ये पर्सन है, और गद्दी पर बैठाया गया है गयासुद्दीन को। अब यहाँ पर एक बात सुनिए, मोहम्मद शाह मोहम्मद टू जो है यह वो रूलर है जिसके समय में बामनी किंगडम की नोबिलिटी के अंदर अफाकीज को एंट्री मिलनी शुरू हुई है। अफाकीज कौन थे? फॉरनर्स। आपने पढ़ा होगा अफाकीज। तो अफाकियों को बड़े पैमाने पर एंट्री मिलनी कहाँ शुरू, किसके समय में हुई है? मोहम्मद टू के समय में। क्लियर? और इसके बाद जो माइनर, जो बच्चा गद्दी पर बैठा मेन कौन है? गयासुद्दीन। अब गयासुद्दीन के समय में क्या होने लगा है कि गयासुद्दीन इसी फॉरेन शाही नोबिलिटी को काफी इंपॉर्टेंस दे रहा है, और इसने उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस को बहुत मेन पोस्ट पे भी बैठा दिया है। इसी की वजह से गयासुद्दीन का ही एक स्लेव है जो गयासुद्दीन को ही मार देगा, जिसका नाम है तगरिच। तगरिच, ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना कि नोबिलिटी के बीच के वॉर शुरू हो चुके हैं, और इसकी बिगिनिंग मोहम्मद टू के समय से होती है, क्योंकि वो एंट्री देता है बड़े पैमाने पर फॉरेन के नोबल्स को भारत में। अब आती है बात किसकी? फिरोज बहमन शाह की। तो फिरोज बहमन शाह के बारे में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारा सतीश चंद्र से ही उठाया है क्रॉनिकल में। एक भी वर्ड यहाँ पर उस लेवल पे नया नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो फिरोज बहमन शाह के बारे में उस बुक में नहीं है उनको समझते हैं। समझो, फिरोज बहमन शाह जो है इसके समय में 1402 या 1403 के अराउंड दिल्ली के दरबार को छोड़ करके सैयद मोहम्मद गेसू दराज नाम का दिग्गज सूफी संत दक्कन पहुंचा था। तो फिरोज बहमन शाह के दरबार में गेसू दराज आया था और फिरोज बहमन शाह ने उसको शरण दी है। फिरोज बहमन शाह के साथ उसकी मोहब्बत बेइंतहा थी। तो फिरोज बहमन शाह ने उसकी सेलिब्रेशन में उसका टॉम्ब भी बनाया है गुलबर्गा में। ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो टॉम्ब है इसको कहा जाता है, इस टॉम्ब का नाम है गरीब नवाज। याद रखना, ठीक है, गरीब नवाज, साउथ में। हाँ, इस इंपॉर्टेंट बात को याद रखना। अब यही गेसू दराज जो है इसकी राइवलरी क्रिएट हो जाएगी फिरोज बहमन शाह के साथ। क्यों? क्योंकि ये समय आगे बढ़ने पर फिरोज बहमन शाह के ब्रदर अहमद की पोजीशन को ज्यादा लेजिटिमेट मानेगा एज अ सक्सेसर, जबकि फिरोज बहमन शाह उसे नहीं बनाना चाहता। तो इसकी वजह से फिरोज बहमन शाह इसे दक्कन से खदेड़ भी देगा, दौड़ा देगा, निकाल भी देगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें थी गेसू दराज और फिरोज बहमन शाह के बारे में। फिरोज बहमन शाह ने भीमा नदी के तट पर उस समय में एक शहर भी बनाया था जिसका नाम था फिरोजाबाद। तो एक फिरोजाबाद दक्षिण में भी बनाया गया फिरोज बहमन शाह के समय में। तो बस फिरोज बहमन शाह के बारे में ये बातें इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। इसके बाद गद्दी पर बैठेगा 1422 में, आप सबको पता है 1436 तक अहमद शाह वन। अहमद शाह वन, अब इसको वली कहते हैं, संत भी कहते हैं, आपको पता है गेसू दराज ये वो।
अब जब हम सतीश चंद्र में पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अहमद शाह वन के समय से ही अभी कंसोलिडेशन और पीक पीरियड शुरू हो जाएगा, महमूद गमा आ जाएगा, है ना। अब जब हम महमूद गमा के बारे में सतीश चंद्र में पढ़ते हैं तो उसमें ये बात मेंशन है कि जो शुरुआती पीरियड है उसका काफी कैओस से भरा हुआ है। अब इस बुक में ही 2-3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह पे हो जाएंगी। आपको बिल्कुल माइंड सेटल रखना है और जो जो बातें इसमें बताई गई उसके अकॉर्डिंग फोकस करना है कि फर्स्ट टाइम उसका जिक्र पहला कब कहाँ आया कहाँ नहीं आया, बाकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना। अब जब अहमद शाह वन की बात करते हैं तो इसके बारे में क्या पढ़ना है? अहमद शाह वन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, सब सतीश चंद्र में मेंशन था, इन्होंने वहीं से उठाया है और कुछ भी नया नहीं है। मुद्दे की बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि अहमद शाह वन के समय में ही जो अफाकीज वहां से आ रहे थे उन अफाकीज में मर्चेंट सिस्टम काफी स्ट्रांग था, जो व्यापारी सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि पूरा का पूरा बामनी किंगडम खड़ा है व्यापार के दम पर। ये अगर खड़ा है तो चौल, धोबाल, गोवा इनके पोर्ट के बेसिस पर। तो अहमद शाह वन ने अपने समय में ही सबसे हाईएस्ट पोस्ट प्रोवाइड की है इन अफाकियों को, और ये हाईएस्ट पोस्ट है वकील रियासत, वकील रियासत। और ये पर्सन का नाम है जिसको ये पोस्ट दी है खलाफ हसन बसरा, खलाफ हसन बसरा। तो खलाफ हसन बसरा को इसने सबसे हाईएस्ट पोस्ट दे दी है वकील रियासत की, और इसको ही इसने बनाया है मलिक उत तुजार। आपने पढ़ा था कि महमूद गवा को भी मलिक उत तुजार, तो मलिक उत तुजार कौन है? प्रिंस ऑफ द मर्चेंट्स, मलिक उत तुजार, द प्रिंस ऑफ द मर्चेंट्स। ठीक है, हो गया अहमद शाह। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट रूलर इज अहमद शाह टू। टाइम है 1436 से 1458। वन थिंग इनके बारे में, ओनली वन थिंग, महमूद गवा का जिक्र पहली बार इनके समय में आएगा। अहमद शाह टू 1436 से 1458 अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल्स। महमूद गवा फर्स्ट टाइम किसके समय में डिस्कस होंगे? अहमद शाह टू। 1458 से 1461 तक पर्सन कौन है? हुमायूं। महमूद गवा पहली बार प्रधानमंत्री इसके समय में बनेंगे, वजीर। फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर किसके समय में बनेंगे? हुमायूं। और ये हुमायूं को क्या कहा जाता है? नीरो ऑफ द डेक्कन, नीरो। ठीक है, नीरो, दैट टायरेंट, दैट यूरोपियन लीडर। नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था, सुन रखी ना आपने ये कहानियां इस तरह की। तो ये नीरो है भाई साहब। तो डेक्कन का नीरो किसे कहा जाता है? हुमायूं। और ये हुमायूं मुगलों वाला नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके बारे में, इसको कहा गया है जालिम, इसके टायरेंट एटीट्यूड और बिहेवियर के लिए जालिम। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट और पीसीएस के फेवरेट रहते हैं, जालिम कौन था? हाँ, जालिम किसे कहा गया है? ये इसको कहा गया है हुमायूं को, और इसी ने बनाया है महमूद गवा को प्रधानमंत्री। ये कब तक? 61 तक था। आगे बात समझ में। अब इसके बाद एक भाई साहब जो गद्दी पर बैठेंगे, अहमद शाह थ्री। ये भाई साहब गद्दी पर रहेंगे 1461 से 1463 तक। बस 2 साल का शासन है। ये कौन है? ये माइनर से हैं, और इसलिए इनके समय में गद्दी कौन संभालेगा? शाह तुर्का, महमूद गवा और 2 मंत्री और। तो रीजेंसी के अधीन रहेंगे ये। अब इनके बाद जो रूलर आएंगे उनका नाम है शमशुद्दीन थ्री, शमशुद्दीन थ्री। ये